आगे बढ़ते हैं एक एक करके। हाँ, तो हेडिंग डालते हैं मीसोसोम्स। हेडिंग है हमारे पास मीसोसोम्स। चलिए लिखेंगे मीसोसोम्स के बारे में। मीसोसोम्स आर इनफोल्डिंग या इनवेजिनेशन, इनफोल्डिंग या इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनफोल्डिंग या इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, मीसोसोम्स increases the surface area in the form of सुनते ध्यान से, ये क्या किया, ये इंक्रीज करता है हमारे सरफेस एरिया को, सरफेस एरिया, ठीक है, तीन फॉर्म में। या तो ये फॉर्म हो सकता है वेसिकल्स, या तो ये हो सकता है हमारे पास फॉर्म में लैमला या लैमली जिसे कहते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल। किसी भी वेसिकल्स, किसी भी ट्यूब्यूल, किसी भी तरीके का हमारे पास अगर लैमली दिख रही है, क्लियर, ये सब के सब किसके एक्सटेंशन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी अलग अलग स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे हम आपको समझा रहे हैं, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने बनाया, ये सेल वॉल हमने बनाया, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारे पास क्या हो गया, लैमली हो गई। क्या हो गया, लैमली। ये आगे चल करके ये ऐसे बन गए, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, वेसिकल्स। क्लियर? अगर ये ट्यूब्यूल के फॉर्म में आएंगे, तो ये ट्यूब्यूल के फॉर्म में अगर आ गई तो इसे मैंने क्या बोल दिया, ट्यूब्यूल। ये सब के सब किसके फॉर्म में बताइए, सबके स्ट्रक्चर लगभग एक जैसे हैं। क्लियर? किसी का डायमीटर छोटा, किसी का पतला, किसी का मोटा, बस ऐसे ही है। क्लियर? इन्हीं के बेसिस पे हमारे पास मीसोसोम्स को हमने अलग अलग किया है। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है कि आपके एनसीईआरटी ने मीसोसोम्स को डायरेक्ट फंक्शन लिख लिया है कि फंक्शन ऑफ मीसोसोम्स। क्लियर? बट हमें ऐसा ध्यान नहीं रखना। मीसोसोम्स दो तरीके के हमने बताए थे, याद आ रही है? यानी हमारे पास मीसोसोम्स को लेकर के आपके एनसीईआरटी के हिसाब से मीसोसोम्स सिर्फ और सिर्फ मीसोसोम्स ही याद रखना है, ठीक है? हम थोड़ा डिटेल में लेकर के जा रहे हैं आपको। मीसोसोम्स दो तरीके के बताए थे। एक हमारे पास क्या आता था, सेंट्रल मीसोसोम्स। एक हमारे पास कैसे आते थे, सेंट्रल मीसोसोम्स आते थे। और दूसरा हमारे पास कैसे आते थे बताइए, पेरिफेरल। जल्दी करिए, डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस क्या, एक ही पॉइंट लिखना ही है, ठीक है? एक हमारे पास सेंट्रल मीसोसोम्स, एक हमारे पास पेरिफेरल मीसोसोम्स। पेरिफेरल में लिखेंगे, पहले सेंट्रल में लिख लेते हैं। क्लियर? सेंट्रल में लिखेंगे हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन। ये किस में मदद करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में। और ये सेल डिवीजन में मदद करते हैं। किस में मदद करते हैं, सेल डिवीजन में मदद करते हैं। पेरिफेरल में लिखेंगे हेल्प इन नंबर 1 लिखेंगे रिस्पायरेशन। किस में मदद करते हैं, ये रिस्पायरेशन में मदद करते हैं। आप हमें बताइए, अगर ये रिस्पायरेशन में मदद करते हैं तो किसका एनालॉगस हुआ, किसका हुआ? अगर आपसे पूछा जाएगा एनालॉगस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया,
तो कौन सा बताएंगे? अगर पेरिफेरल और हमारे पास सेंट्रल ऐसा नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ मीजोसोम्स दिया है तो मीजोसोम्स को। क्लियर? आपको ये याद रखना है कि प्रायोरिटी हम किसको दे रहे हैं। क्लियर? दूसरा इनका मदद लिखेंगे, इनका दूसरा मदद लिखेंगे सेल वॉल सिक्रीशन। दूसरा ये किसमें मदद करते हैं? सेल वॉल के सिक्रीशन में, सेल वॉल के सिक्रीशन में। क्लियर? चलिए हेडिंग डालते हैं हमारे पास फंक्शन ऑफ मीजोसोम्स। 4 फंक्शन तो यहीं पे दिख रहे हैं ना आपको? अरे बोलो भाईजान, 4 फंक्शन यहीं पे दिख रहे हैं, तो कॉमन फंक्शन एक साथ पहले लिख लेते हैं। क्लियर? तो अगर हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ मीजोसोम्स की, अगर हम बात करें किसकी? फंक्शन ऑफ मीजोसोम्स की, तो मीजोसोम्स के कुछ फंक्शन है हमारे पास। पहला फंक्शन बताइए क्या? सबसे पहला फंक्शन डीएनए रेप्लिकेशन। दूसरा फंक्शन बताइए सेल वॉल सिक्रीशन। थर्ड फंक्शन बताइए, थर्ड फंक्शन रिस्पायरेशन। फोर्थ फंक्शन सेल डिवीजन। जल्दी करिए, बस 5वां फंक्शन नहीं है, इतना ही है। क्लियर? फंक्शन के नाम पे यही 4 फंक्शन है हमारे पास। हो गया? अब हम आपको कुछ बातें बताना चाह रहे हैं, ध्यान सुनेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या होता है कि एक यहाँ पे पिगमेंट नजर आए। क्लियर? अब यहाँ पे अगर क्लोरोफिल अगर हमें नजर आ रहे हैं, क्या नजर आ रहे हैं, तो क्या समझेंगे आप? आगे चल करके किस में मदद करेंगे? फोटोसिंथेसिस। अगर ये चीफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए है तो ठीक है। अगर इनके अलावा कोई और पिगमेंट नजर आया तो जाहिर सी बात ये कलरेशन में मदद करेंगे हमारे। क्लियर? यानी हमारे किसी भी बैक्टीरिया के अंदर कई सारे पिगमेंट पाए जाते हैं। पिगमेंट तो हमारे अंदर भी पाए जा रहे हैं, पाए जा रहे हैं। कौन सा पिगमेंट पाया जा रहा है हमारे अंदर? कई सारे पिगमेंट हैं। क्लियर? पहला पिगमेंट का ही नाम हीमोग्लोबिन ही ले लेते हैं, ये भी तो एक तरीके का पिगमेंट है। क्लियर? ऐसे बाइल रुबिन, बाइल वरलिन, कई सारे पिगमेंट होते हैं, बट क्या ये ऑटोट्रॉपिक है? नहीं। यानी कुछ पिगमेंट जो ऐसे होते हैं जो हमारे पास किसी भी बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस में मदद कर रहे हैं। क्लियर? और कुछ पिगमेंट ऐसे हैं हमारे पास जहां पर पिगमेंट पाए जाते हों बैक्टीरिया के, उस सरफेस को हम क्रोमेटोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर। आपको एक बताया होगा क्रोमेटोफोर भी होता है। क्लियर? तो अब धीरे धीरे हम क्रोमेटोफोर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हेडिंग डालते हैं हमारे पास क्रोमेटोफोर। हेडिंग होगी हमारे पास क्रोमेटोफोर। समझा? चलिए, क्रोमेटोफोर भी किसकी फोल्डिंग है? ध्यान से देखिए, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही फोल्डिंग है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैंने कुछ इस तरीके से बताया था, यहां से आने के बाद एक कुछ इस तरीके के, फिर कुछ इस तरीके के बताए थे। याद आ रही है? यही तो क्रोमेटोफोर हुआ करता था। तो यानी ये भी एक तरीके का क्या है? आल्सो कलर पिगमेंट बियरिंग सेल ऑर्गेनेल। क्लियर? ये कैसी है बताइए? कलर पिगमेंट बियरिंग सेल ऑर्गेनेल है। आल्सो क्या लिखना है? इनफोल्डिंग ऑफ, इनफोल्डिंग या इनवेजिनेशन ऑफ
इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये भी किसका इन्वेजिनेशन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, प्रेजेंट ओनली इन साइनोबैक्टीरिया। ये कहां पे प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट ओनली इन कौन सी बैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया। ये साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। साइनोबैक्टीरिया किस टाइप का एग्जांपल है? ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव? दूसरा पॉइंट लिखेंगे हमारे पास, ये फोटोसिंथेटिक होती है। कैसी होती हैं? फोटोसिंथेटिक होती हैं। जल्दी करिए। इनके जो पिगमेंट होते हैं, सेम वही पिगमेंट जो थैलाकॉइड में प्रेजेंट होते हैं, वही पिगमेंट इनके अंदर पाए जाते हैं। क्लियर? यानी ये जो फोटोसिंथेटिक हो रही हैं, यानी जो भी पिगमेंट होंगी किसके सिमिलर होंगी बताइए? सिमिलर टू थाइलाकॉइड। यानी प्लांट के अंदर जो भी थैलाकॉइड के अंदर पिगमेंट पाई जाती है, सेम वही पिगमेंट कहाँ पे पाई जाती है? हमारे कहाँ पे पाई जा रही है? क्रोमेटोफोर में पाई जा रही है। क्लियर? इधर देखिएगा, हमने ये कहा कि ये हमारे पास क्रोमेटोफोर है। समझ में आएगा तभी लिखिएगा। क्रोमेटोफोर के अंदर क्या पाई जा रही है बताइए? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नजर आ रही है। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दो जगहों पे नजर आती है। एक हमारे पास क्या होता है? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, या फिर पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। क्लियर? एक तो सिंपली होती है हमारे पास कैसी बैक्टीरिया? सल्फर बैक्टीरिया। क्लियर? अगर हमारे पास इनके पास दो तरीके की पिगमेंट पाई जाती हैं। कितने तरीके की पिगमेंट पाई जाती हैं? दो तरीके की पिगमेंट पाई जाएंगे। अगर फोटोसिंथेटिक बोला है तो चीफ पिगमेंट क्या होगा हमारे लिए? क्लोरोफिल होगा। चीफ पिगमेंट सभी में पाए जाएंगे, वो चाहे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हो, चाहे फिर वो नॉन सल्फर बैक्टीरिया हो। क्लियर? फर्क सिर्फ और सिर्फ एसेसरी पिगमेंट का होगा, और एसेसरी पिगमेंट के नाम पर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में हमारे पास क्लोरोफिल बी पाए जाएंगे। कौन से पिगमेंट? बी पाए जाएंगे। क्लियर? फिर अगर यही बात अगर हम सल्फर बैक्टीरिया के लिए बोले, किसके लिए बोल रहे हैं? सल्फर बैक्टीरिया के लिए बोल रहे हैं। तो सल्फर बैक्टीरिया में चीफ पिगमेंट क्या होगा बताइए? चीफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए ही होगा, उसको नहीं भूलना। ठीक है? यहां पे एसेसरी पिगमेंट के नाम पर क्या आ जाएंगे? वर्लिन आ जाएंगे। ठीक है? यानी हमने ये कहा कि इनके पास चीफ जो पिगमेंट होगा उसको मैं बोलते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए। ठीक है? इनके पास जो भी पिगमेंट पाए जाएंगे उनको मैं बोलूंगा बैक्टीरियो क्लोरोफिल कैसे पिगमेंट? बी। क्लियर? इनके पास दो तरीके के पिगमेंट होंगे। एक चीफ पिगमेंट जो पाए जाएंगे उनके लिए मैं क्या बोलता हूं बताइए? बैक्टीरियो क्लोरोफिल क्या पाए जाएंगे? ए। दूसरे के लिए मैं क्या टर्म यूज करता हूं? बैक्टीरियो वर्लिन यूज करता हूं। क्लियर? और एक सच्चाई बताएं, ये जो बैक्टीरियो वर्लिन आपको बताया जा रहा है, कभी भी ये नाम आया नहीं है। आप लोगों से पूछा कैसा जाएगा मालूम है? किसी को पता है? क्लोरोबियम क्लोरोफिल। ठीक है? अलग अलग मॉड्यूल में ये क्लोरोबियम क्लोरोफिल के नाम से दिया गया है। क्लियर? हो गया? चलिए बताइए।
व्हाट इज द सिमिलरिटीज बिटवीन मीजोसोम्स एंड क्रोमेटोफोर? क्या सिमिलरिटीज है? दोनों के दोनों किसके हैं फोल्डिंग? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। डिफरेंस क्या है मीजोसोम्स और हमारे पास क्रोमेटोफोर में? लिखना स्टार्ट करें, जल्दी करिए। हेडिंग डालते हैं डिफरेंस बिटवीन मीजोसोम्स एंड क्रोमेटोफोर। चलिए देखते हैं, संडे जैसे किसके किसके बीच में डिफरेंस हमें लिखना है? मीजोसोम्स और किसके बीच में? क्रोमेटोफोर। क्लियर? चलिए, ये कैसी बैक्टीरिया? क्लियर? ये कैसी बैक्टीरिया? बोलिए। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पाई जाती है। क्लियर? ये प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। ठीक है, मोस्टली ये सभी में पाई जाती है। मोस्टली लगा दे रहे हैं हम। क्लियर? मोस्टली सभी बैक्टीरिया में क्या पाई जाती है? मीजोसोम्स पाई जाती है। ये बताइए प्रेजेंट इन ओनली साइनोबैक्टीरिया। क्लियर? चलिए, इनके फंक्शन को लेकर के आप बताइए और इनके फंक्शन को लेकर के एक आप बताइए। क्लियर? चलिए बताइए फंक्शन को लेकर के क्या है? पहला फंक्शन क्या है? सेल वॉल सिक्रीशन। बोलिए। सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, और क्या था? मेन चीज ही भूल रहे हैं ना, रिस्पायरेशन। चलिए इनका फंक्शन बताइए क्रोमेटोफोर का। फोटोसिंथेसिस। क्लियर? हेडिंग है हमारे पास न्यूक्लियड। हम आपको दो तरीके के डीएनए बता रहे हैं, सुनते ध्यान से। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक डीएनए की और अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक डीएनए की। क्लियर? यूकैरियोटिक डीएनए कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। कैसा स्ट्रक्चर दिखा? लीनियर। इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं कैसे नजर आए? सर्कुलर। यानी इनके अंदर जो डीएनए होता है वो कैसा डीएनए होता है? लीनियर डीएनए होता है। इनके अंदर जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। क्या दोनों डबल स्टैंडर्ड है? तो यानी दोनों डबल स्टैंडर्ड है। ये भी डबल स्टैंडर्ड है, ये भी हमारा कैसा है बताइए? डबल स्टैंडर्ड है। क्लियर? ये कैसी होती है? इनके पास मेनी क्रोमोसोम्स पाई जाती हैं। इनके अंदर कई सारे क्रोमोसोम्स होते हैं। इनके अंदर सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? एब्सेंट होती है। क्या हमें ये बता सकते हैं? ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड ही तो बता रहा हूं मैं। बोलिए, ये पूरा का पूरा क्या है हमारा? प्रोकैरियोटिक डीएनए के पास हम न्यूक्लियोटाइड ही बोल रहे हैं। क्लियर? ये विदाउट मेम्ब्रेन होता है।
कैसा होता है? इनके पास न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है कि मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। क्लियर? ये विदाउट मेम्ब्रेन होती है। और यही हमारा मेन डीएनए है। यही हमारा कैसा डीएनए है? मेन डीएनए, या इसी को मैं नाम दूं जीनोमिक डीएनए। इसी को मैं क्या नाम दे सकता हूं बताइए? जीनोमिक डीएनए बोल सकता हूं। क्लियर? चलिए हेडिंग डालते हैं हमारे पास प्लाज्मिड। प्लाज्मिड प्लाज्मिड टर्म हमारे पास गिवन बाय लीडरबर्ग। टर्म गिवन बाय लीडरबर्ग। जल्दी लिखिए, प्लाज्मिड टर्म को किसने दिया था? लीडरबर्ग ने। क्लियर? सेकेंड पॉइंट लिखेंगे हमारे पास, सुनते ध्यान से। अगर प्लाज्मिड मेन डीएनए क्या है हमारे पास? मेन डीएनए क्या है? न्यूक्लियोइड। सारे के सारे क्रोमोसोम कहाँ पे पाए जाएंगे? न्यूक्लियोइड में। और सारे के सारे जेनेटिक मटेरियल कहाँ पाए जाएंगे? मेन डीएनए को क्या बोल सकते हैं? जीनोमिक डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए भी क्या बोल सकते हैं? मेन डीएनए को बोल सकते हैं। उनके अलावा जो जेनेटिक मटेरियल पाई जा रही है उसी को मैंने क्या बोला? प्लाज्मिड बोला। यानी मैं इनको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोल सकता हूं। इनको मैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोल सकता हूं। इनको मैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए बोल सकता हूं। इनको मैं एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए बोल सकता हूं। क्लियर? इनके 3 नाम है। क्लियर? प्लाज्मिड के कितने नाम? चलिए सेकंड पॉइंट, ये जितने भी प्लाज्मिड आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब क्या है? एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है। कैसे है बताइए? एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है। ये भी कैसे हैं? डबल स्टैंडर्ड है। कैसे है बताइए? ये डबल स्टैंडर्ड है। ये भी कैसे हैं? सिंगल है, सर्कुलर है। ये भी कैसे है बताइए? सिंगल है, सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है और एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए है। ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर बात की जाएगी अगर प्लाज्मिड की, तो प्लाज्मिड हमारे पास 2 तरीके के होते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से प्लाज्मिड कब का खत्म हो चुका है। क्लियर? हाँ, एक चीज और, इनके पास नो हिस्टोन। ये तो उसमें भी लिखवा दिया था ना, तो रहने देते ना, जब पापा को लिखवा दिए तो इनको क्यों लिखा? क्लियर? सुन दे ध्यान से। प्लाज्मिड हमारे पास कितने तरीके के? 2 तरीके के हमने बताए हैं आपसे। एक हमारे पास एफ प्लाज्मिड होता है, एक होता है हमारे पास एफ प्लाज्मिड और एक होता है हमारे पास आर प्लाज्मिड। एक कैसे होते हैं? एफ प्लाज्मिड, एक होता है आर प्लाज्मिड। एफ का मतलब फर्टाइल प्लाज्मिड। एफ का मतलब हम क्या समझेंगे यहाँ पे? फर्टाइल प्लाज्मिड। और आर का मतलब हम यहाँ पे समझेंगे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड।
क्लियर। हमारे पास जो एफ प्लाज्मिड होता है ये डिफाइन करता है हमारे पास मेल या फीमेल। क्लियर। एफ एक पॉजिटिव होते हैं और एक एफ निगेटिव होते हैं। थोड़ा सिलेबस से भाग रहे हैं, कवर कर लीजिएगा आप, ठीक है। क्वेश्चन पूछे गए इस पे। अगर कहीं पे भी अगर एफ प्लाज्मिड एफ प्लस प्लाज्मिड दिखाई दे रहा है तो समझ जाइए वो बैक्टीरिया कैसी है, मेल है। कैसी है, यानी ऐसे प्लाज्मिड को हम को कहते हैं डोनर प्लाज्मिड। ऐसे प्लाज्मिड को हम क्या नाम देंगे, और ऐसे प्लाज्मिड को हम क्या बोलेंगे, मेल प्लाज्मिड। क्या बोलेंगे, मेल प्लाज्मिड। और निगेटिव वाले को मैं क्या बोलूंगा बताइए, रेसिपिएंट प्लाज्मिड। रेसिपिएंट प्लाज्मिड। और रेसिपिएंट हम किसको कहते हैं, लेने का काम बताइए, फीमेल का। तो हमारे पास ये फीमेल प्लाज्मिड। क्लियर। तो ये जेनेटिक मटेरियल जो भी ट्रांसफर होता है वो एक तरीके का कंजुगेशन टाइप का होता है, ट्रांसडक्शन टाइप का होता है। ये सारी चीजें हम एज इट इज बताएंगे आपको। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आते हैं कि डोनर प्लाज्मिड और हमारे पास रेसिपिएंट प्लाज्मिड में फर्क समझ में आना चाहिए। क्लियर। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। हो गया, सुन रहे थे सब। एक पॉइंट रिमार्क डाल करके लिखेंगे। हम आपको जो सिखाना चाह रहे हैं वो ध्यान सुनेंगे। एक बार के क्वेश्चन में पूछा गया था कि इपिजोम्स किसे कहते हैं। क्या बोला, इपिजोम्स किसे कहते हैं। तो जो मेन डीएनए होता है अगर किसी प्लाज्मिड के साथ अगर अटैच्ड होता है उसे मैं इपिजोम्स कहूंगा। बट कौन सा प्लाज्मिड, हमें तो फर्क ये करना है। अभी तक क्वेश्चन में कभी ये नहीं पूछा गया है कि कौन सी प्लाज्मिड से अटैच्ड होगा। अभी तक सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू में ये पूछा गया है कि मेन डीएनए एंड प्लाज्मिड आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। क्लियर। कलेक्टिवली कॉल्ड एज क्या, इपिजोम्स। हमने ये कहा कि हमारे पास जो मेन डीएनए है, मेन डीएनए प्लस कौन सा बताइए, प्लाज्मिड। अगर मैंने प्लाज्मिड सिर्फ बोला है और प्लाज्मिड में भी हम कैसा प्लाज्मिड बोल रहा हूं, एफ प्लाज्मिड। क्लियर। दोनों के दोनों प्लाज्मिड अगर कंबाइंड होते हैं हमारे पास मेन डीएनए और प्लाज्मिड, तो इनको हम क्या नाम देते हैं, इपिजोम्स बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं इनको, इपिजोम्स। और जब भी किसी भी बैक्टीरिया के अंदर इपिजोम्स पाए जा रहे हैं ऐसे बैक्टीरिया को हम HFR बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ऐसी बैक्टीरिया को मैं क्या नाम देता हूं, HFR। HFR का मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। ये नीट में पूछा जा चुका है आपके, जितने भी रिमार्क में लिखवा रहा हूं सबके सब पीवाईक्यू पूछे गए। क्लियर। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं पूछा गया है ये एफ प्लाज्मिड, उम्मीद करते हैं अब एफ प्लाज्मिड पूछा जाएगा। क्लियर। अभी तक तो लाइटली ले रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ मेन डीएनए और प्लाज्मिड कंबाइंड होगा तो इपिजोम्स बनेगा। इपिजोम्स में भी अगर कौन सा प्लाज्मिड अगर कंबाइंड होगा बताइए, एफ प्लाज्मिड। क्लियर। बस छोटे छोटे बातें याद रखनी है बस हमें। हो गया, चलिए आर प्लाज्मिड में हमारे पास। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हमारे पास टाइप ऑफ प्लाज्मिड। फिर सिलेबस से भाग रहा हूं, ठीक है। ये आपको मैं बायोटेक्नोलॉजी जब पढ़ाऊंगा तब आपको फिर से पढ़ाऊंगा। क्लियर। अभी सिर्फ और सिर्फ माहौल बना दे रहा हूं, अगर नहीं समझ में आएगा तो गोली मार दीजिएगा, ठीक है। बस छोटे छोटे पॉइंट याद रखना। पहला टाइप्स में अगर बात करेंगे तो एक आर प्लाज्मिड होते हैं। कैसे प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड का मतलब होता है रेजिस्टेंट प्लाज्मिड। कैसे प्लाज्मिड, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। यानी ये एक तरीके का ऐसा प्लाज्मिड जो रेजिस्टेंस पैदा करते हो किसके अगेंस्ट, किसी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, ठीक है। इन सब के अगेंस्ट अगर कोई भी क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है तो समझ जाइए वो आर प्लाज्मिड है। क्लियर। बैक्टीरिया की ग्रोथ को नहीं होने देगा। अच्छा, ये जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी वाली बात कर रहे थे वो क्या है,
अगर नंबर ऑफ कॉपीज अगर किसी भी तरीके के जेनेटिक मटेरियल का बढ़ाना है, जैसे कि इनके अंदर की जीन मुझे अच्छी लगी, अब यही जीन को कई बार रेप्लिकेट मुझे कराना होगा, तो मैं प्लाज्मिड को चूज करूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास कई सारे ओरिजिन सेंटर होते हैं और ORI सेंटर पाए जाते हैं। क्लियर? कई सारे उनकी प्रॉपर्टी होती है प्लाज्मिड के, वो प्रॉपर्टी जब जानोगे तब आपको पता चलेगा कि प्लाज्मिड का क्या महत्व है। बैक्टीरिया पढ़ा रहे हैं अभी, प्लाज्मिड नहीं। समझ में आ रही मेरी बात? तो वो जो जब हम आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे, क्लियर, तब वहां पे डिटेल में लेकर के जाएंगे। क्लियर? अब बेफिक्र रही है बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के लिए, वो तेरे टीचर का बहुत अच्छा है। क्लियर? और जो क्लास 12th वाले हमसे पढ़े हुए हैं वो अपने पुराने नोट्स लेकर के आएंगे, उनमें से एक भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं कराऊंगा, उसी से छाट छाट करके लिखवाऊंगा। क्लास 12th में बहुत ज़्यादा जल्दी सिलेबस खत्म हो गया था, इसलिए बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा घसीट दिए थे, इतना ज़्यादा डिटेल में कभी नहीं पढ़ाया गया है। हमने खुद नहीं पढ़ा है ना हमारे टीचर ने पढ़ा है, एक जगह से मुझे मिल गया था नॉलेज, वहां से ले लिया और तुम लोगों को दे दिया था 12th में, उनमें से छाट छाट करके लिखवाऊंगा। क्लियर? इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, क्लास 12th वाले जेनेटिक्स बहुत अच्छा है उनका। क्लियर? उससे ज़्यादा हम कभी नहीं पढ़ाएंगे, उससे कम ही उसी से छाट छाट करके लिखवाएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में कर दिया था वहाँ पे। सुन रहे जैसे आर प्लाज्मिड में रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, कैसे प्लाज्मिड? रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, तो लिखेंगे इसके बारे में। क्लियर? इट मीन्स दिस प्लाज्मिड गिव रेजिस्टेंस, इट मीन्स दिस प्लाज्मिड गिव रेजिस्टेंस। सुन रहे जैसे, तो क्या लिखें? इट मीन्स दिस प्लाज्मिड गिव रेजिस्टेंस टू द बैक्टीरिया, टू द बैक्टीरिया against antibiotic, against antibiotic, अगेंस्ट एंटीबायोटिक। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड का मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। नेक्स्ट है हमारे पास ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। समझा? इधर देखिएगा, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड क्या है। मान चलते हैं कि कोई ना कोई एक प्लांट है, ये प्लांट की प्राइमरी रूट थी, प्राइमरी रूट से कई सारे सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट से कई सारे टर्सरी रूट निकल रहे हैं। क्लियर? अगर यहाँ पे कोई भी एक बैक्टीरिया आई और उस बैक्टीरिया का नाम था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। क्लियर? ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया ने जब भी इनके ऊपर अटैक किया तो यहां पर इन्होंने क्या बनाया? एक ट्यूमर बनाया। क्या बनाया? यहां पर एक ट्यूमर बनाया, तो इसको मैंने नाम दिया ट्यूमर प्लांट। क्या नाम दिया? बताइए, प्लांट के अंदर ट्यूमर कहां से आया? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, एक तरीके का बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया के अंदर कौन सी प्लाज्मिड पाई गई जिसकी वजह से ये ट्यूमर बना? टीआई प्लाज्मिड पाई गई। यानी इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस के अंदर कैसी प्लाज्मिड नजर आई? बताइए, टीआई प्लाज्मिड नजर आई, और इसी प्लाज्मिड की वजह से इनके अंदर ट्यूमर इंड्यूस हो गया। क्लियर? ट्यूमिफिशियंस बहुत ज्यादा सी 2 बार लिख लिया क्या? ठीक है। थर्ड बाय थर्ड आता है हमारे पास डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। तो आगे बढ़ते हैं हम, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। ठीक है, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड क्या होता है कि कई सारे ऐसे प्लाज्मिड होते हैं जो हमारे अंदर जितने भी ऑयल स्पिलिंग वगैरह होती है उनको रिमूव करने के काम आते हैं। क्लियर? स्यूडोमोनास प्यूटिडा,
क्लियर। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, हेल्प इन रिमूवल ऑफ ये किस में मदद करता है, रिमूवल ऑफ ऑयल स्पिल्स। दूसरा क्वेश्चन इस पे उठा हुआ है। पहला क्वेश्चन कहां से उठा है बताइए, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड कहां पे प्रेजेंट होते हैं, तो क्या बताएंगे, स्यूडोमोनास प्यूटिडा। दूसरा पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड, तो डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड का फंक्शन क्या है, ऑयल स्पिल्स को रिमूव करना। क्लियर। और तीसरा क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, इसी से रिलेटेड था, किसी को भनक नहीं लगी। क्लियर। बायोटेक्नोलॉजी में आपको एक टॉपिक मिलती है बायो रेमेडिएशन, बहुत हल्की लाइन लिखी है, एक शब्द लिखा है एनसीईआरटी ने, ठीक है, और बोल्ड अक्षर में लिखा है, और कुछ नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। बायो रेमेडिएशन क्या है, अगर किसी भी तरीके का अगर हार्मफुल केमिकल हमारे बॉडी में या कहीं पे भी चिपके हुए हैं, अगर उसको रिमूव करना है तो क्या कहलाता है, तो लिख लेते हैं बायो रेमेडिएशन का मतलब, बायोलॉजिकल हार्मफुल केमिकल्स आर रिमूव, ऐसे लिख सकते हैं, रिमूवल ऑफ बायोलॉजिकल हार्मफुल केमिकल्स, रिमूवल ऑफ बायोलॉजिकल हार्मफुल केमिकल्स रिमूवल ऑफ बायोलॉजिकल हार्मफुल केमिकल्स। ठीक है, ये कुछ टॉपिक थे हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है, लास्ट में जाते जाते पढ़ना पड़ता अपने को, बट हम यहीं पे पढ़ा दे रहे हैं आपको। क्लियर, फिर से आएगा फिर से बताएंगे। क्लियर, अगर गलती से भूल भी गए तो एनसीईआरटी बन जाएंगे, ठीक है, वी ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11th, समझा देंगे वहीं पे। क्लियर, तो ये पॉइंट हमारे यहाँ पे प्लाज्मिड खत्म होता है। क्लियर, आप हमें बताइए प्लाज्मिड और न्यूक्लियोइड में क्या डिफरेंस है, अभी तक आपने जो भी पढ़ा, कंक्लूजन लिख लें। अगर मैं एक तरफ प्लाज्मिड और एक तरफ हमारे पास जीनोमिक डीएनए को, जीनोमिक की जगह पे हम क्या लिख लें, न्यूक्लियोइड लिख लें। क्लियर, इनमें डिफरेंस बताना हुआ तो क्या क्या डिफरेंस बताएंगे, सबसे पहला डिफरेंस। क्लियर, आप हमें बताइए, ये क्रोमोसोमल डीएनए इनके अंदर पाए जाएंगे। क्लियर, या इसी को मैं क्या बोलूंगा, न्यूक्लियर डीएनए। जबकि इनके अंदर कैसा डीएनए पाया जाएगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए पाए जाएंगे। क्लियर, हो गया। चलिए बताइए, अगर हमारे पास मेन डीएनए के अंदर जो भी जीन पाए जाएंगे वो न्यूक्लियर जीन पाए जाएंगे, जितने भी इसेंशियल जीन पाए जाएंगे, यानी इसेंशियल जीन कहां पे प्रेजेंट होंगे, अरे बोलिए, इनके अंदर इसेंशियल जीन प्रेजेंट होंगे। अगर इनके अलावा कोई जीन प्रेजेंट होती है तो कहां पे प्रेजेंट होंगे, यानी इनके अंदर एडिशनल जीन प्रेजेंट होंगे। इनके अंदर कैसा जीन, एडिशनल जीन प्रेजेंट होंगे। क्लियर, चलिए बताइए, क्या जीनोमिक डीएनए सभी बैक्टीरिया में पाए जाएंगे, अरे बोलिए, बिना न्यूक्लियोइड के कहाँ होंगे, तीन चीज तो बताई थी ना, बैक्टीरिया में जरूर पाई जाएंगे, न्यूक्लियोइड पाई जाएगी, राइबोसोम्स पाई जाएगी, सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। क्लियर, तो यानी ये कहां पे प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्लियर,
और ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगी बताइए? प्रेजेंट इन सम प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर? चलिए, अगर हमें कोई हल्का सा सिमिलरिटीज बता दे तो मजा आ जाए। सिमिलरिटीज, चलिए सिमिलरिटीज में डबल स्टैंडर्ड बोलिए, सिंगल, सर्कुलर, विदाउट हिस्टोन और दोनों में ओरिजिन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? क्या पाई जाती है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास राइबोसोम्स। कैसा राइबोसोम्स? 70s। पहला पॉइंट लिखेंगे 15 to 20 नैनोमीटर इनकी साइज होती है। कितनी साइज? 50 to 20 नैनोमीटर की साइज। अगर 70s बोला है तो कितने का कॉम्बिनेशन, यानी स्मॉल सब यूनिट में कितने? बोलिए 30। 50s केस में लार्ज सब यूनिट में। जल्दी करिएगा। क्लियर? चलिए बताइए। ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर एंड विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बताइए? प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। क्लियर? सेकंड पॉइंट लिखेंगे मैक्सिमम राइबोसोम्स के बारे में पॉइंट लिखा ही दिया था ना वहां पे। हाँ, इसमें डायरेक्ट अब आते हैं मुद्दे पे। क्लियर? होता क्या है कि हमारे पास जो राइबोसोम्स की दोनों सब यूनिट होती हैं वो सेपरेटेड होती है। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म के अंदर। यानी अगर ये कोई साइटोप्लाज्म है, ये मान चलते हैं ये कोई एक सेल है। क्लियर? सेल के अंदर कोई एक राइबोसोम्स है, ये छोटा यूनिट, ये बड़ा यूनिट, ये छोटा यूनिट, ये बड़ा यूनिट, ये छोटा यूनिट, उल्टा बोल रहे हैं वही, ठीक है। बड़ा यूनिट, छोटा यूनिट, बड़ा यूनिट, छोटा यूनिट, बड़ा यूनिट, छोटा यूनिट, ऐसे बिखरे पड़े रहते हैं। क्लियर? यानी बोथ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट सेपरेटली इन साइटोप्लाज्म फ्रीली, ठीक है। बट ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान दोनों के जो छोटे यूनिट बड़े यूनिट हमारे पास जो हैं वो एक mRNA की चेन पे आकर के अलाइन हो जाते हैं। क्लियर? और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? पॉलीसोम्स। ठीक है, ये mRNA की चेन है हमारे पास। ये किसकी चेन है बताइए? mRNA की चेन है। इस mRNA की चेन पर ये स्मॉल यूनिट, ये लार्ज यूनिट, ये स्मॉल यूनिट, ये लार्ज यूनिट, ये स्मॉल यूनिट, ये लार्ज यूनिट, ये स्मॉल, ये लार्ज, ठीक है। ये दोनों सब यूनिट क्या होते हैं? आकर के जुड़ जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम्स। क्या बोलते हैं? या इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलीसोम्स बोलते हैं। क्लियर?
तो यही बातें हम डायरेक्ट मुद्दे पे लिख लेते हैं, डायरेक्ट। क्लियर? लिखेंगे बोथ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स, बोथ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स, बोथ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स, both subunit of ribosomes found या present separately in cytoplasm, साइटोप्लाज्म के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप लगा करके दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस both subunit are joined on mRNA chain and form a structure, और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कॉल्ड एज, इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? पॉलीसोम्स। ठीक है, अब यही पॉलीसोम्स आगे चल करके क्या बनाएगा, क्या बनाएगा बताइए? प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। हो गया? चलिए हेडिंग डालते हैं हमारे पास, इंक्लूजन बॉडी। हेडिंग हो गया हमारे पास इंक्लूजन बॉडी, या इसी को हम स्टोरेज ग्रेन्यूल बोलते हैं। चलिए आगे बढ़े, लिख लिया है, चलिए सुन दे। हम इंक्लूजन बॉडी या फिर इसी को हमने क्या नाम दिया? स्टोरेज ग्रेन्यूल। चलिए इनके बारे में 2 पॉइंट लिखेंगे, ये भी मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल होती हैं। क्लियर? तो लिखेंगे मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल which help in storage, which help in storage, ठीक है, of material, which help in storage of material। क्लियर? दूसरा पॉइंट लिखेंगे insoluble structure present in cytoplasm। ये कैसा है बताइए? स्टोरेज का काम कर रही है। दूसरा पॉइंट ये कैसी है बताइए? इनसोल्यूबल होती है। कहाँ पे प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर? चलिए कुछ एग्जांपल हमें करना है, जैसे हम आपको समझा रहे हैं, अगर हमारे बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन अगर स्टोर हो रहा है तो ऐसे लोगों को मैं क्या बोलूंगा? ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। अरे बोलिए, अगर मेरे अंदर स्टार्च स्टोर हो रहा है तो ऐसे स्टोरेज स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? स्टार्च ग्रेन्यूल। अगर मेरे अंदर फॉस्फेट स्टोर हो रहा है तो मैं क्या बोलूंगा? फॉस्फेट ग्रेन्यूल। यानी इसी में जो भी मटेरियल भरा जाएगा उसी के नाम पर क्या रख दिया जाएगा? इनके एग्जाम्पल रख दिए जाएंगे। क्लियर? एग्जाम्पल जल्दी करिए। एग्जाम्पल मैं आपसे लगातार बोलता जाऊंगा तो आप बताते जाइएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, लाइन बाय लाइन लिखेंगे। ठीक है, ये किसको स्टोर करेगा? ग्लाइकोजन। फॉस्फेट ग्रेन्यूल क्या स्टोर करेगा? फॉस्फेट।
सल्फर ग्रेन्यूल, सल्फर ग्रेन्यूल। तो क्या स्टोर करेगा? साइनोफेसियन ग्रेन्यूल, साइनोफेसियन ग्रेन्यूल। ये भी एक तरीके का स्टार्च स्टोर करेगा, ठीक है, किसमें? साइनोबैक्टीरिया में। क्लियर? ये कभी कभी पूछा जाता है, स्टोर क्या स्टोर करता है बताइए? स्टार्च। इन कहाँ? इन कहाँ? साइनोबैक्टीरिया में। क्लियर? हो गया? चलिए, खत्म होता है हमारा बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल्स आप पढ़ लीजिएगा, एक भी चीज बचा नहीं है। क्लियर? फिर से अब आते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। क्लियर? अभी तक मैं ये क्या पढ़ा रहा था आपको? प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ा रहा था। क्लियर? यानी जो कर्ज रह गया था आज मुक्त हो गए हैं। अब फिर से आते हैं हम मोनेरा पे। क्लियर? सुनते ध्यान से। उससे पहले हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है, एक हेडिंग डाल लेते हैं हमारे पास। क्लियर? स्टैनिंग ऑफ बैक्टीरिया। ये थोड़ा सा आपको बताना जरूरी है। स्टैनिंग समझाए? सुनते जैसे, डेवलप्ड बाई, इसी को मैं बोलता हूं ग्राम स्टैनिंग। इसी को मैं क्या बोलता हूं? इसी को मैं क्या बोलता हूं? ग्राम स्टैनिंग। इसको किसने डेवलप्ड किया था? डेवलप्ड बाई HC ग्राम। किसने डेवलप्ड किया था? HC ग्राम ने किया था। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं सेंटेंस में लिखवाऊंगा तो बहुत बुरा लगेगा आपको। क्लियर? बहुत कहानी है इसके पीछे, मैं आपको कहानी नहीं लिखवाना चाहता, क्योंकि कहानी लिखवाएंगे तो फिर उसके लिए अंग्रेजी चाहिए। अंग्रेजी मेरी थोड़ी गड़बड़ है, ठीक है? सुन ध्यान से, तो तुम लोग खुद ही से समझ जाना क्या मैं बोलने जा रहा हूँ। जो जो बोलता जाऊँ वैसे वैसे याद रखना। अगर किसी भी बैक्टीरिया की अगर कभी भी स्टेनिंग हम लोग क्लास 11-12 में करते थे, कभी किए हो स्टेनिंग? किए हो? मैं आपको बता दे रहे कैसे किए हो। कभी क्लास 11th में या 12th में लैब में गए हो? लैब में एक डिश मिलता था आपको, ठीक है, कुछ स्लाइड इस तरीके की, कुछ इस तरीके की एक स्लाइड मिली आपको, ठीक है। मैं डायरेक्ट लैब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुमको डायरेक्ट वाइवा में लेकर के जा रहा हूं, क्योंकि स्कूल के टाइम में कभी भी कोई भी टीचर लैब में आपको घुसने नहीं देगा, क्योंकि आपकी नीयत सही नहीं है। क्लियर? तोड़ फोड़ करना स्टार्ट कर देते हो, डायरेक्ट वाइवा में ही आपको घुसाते हैं वो लोग। क्या बात सही है? हाँ, देख रहे हो, मान लेते अपनी बात को। तो डिश हम आपके पास लेकर के आए, और इस डिश पे हमने क्या किया, एक स्लाइड यहाँ पे रखा, और यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया हमने डाला। एक बैक्टीरिया यहाँ पे सैंपल लिया, ये कुछ बैक्टीरिया यहाँ पे हमने रखे हैं, ये बैक्टीरिया हमने कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं। क्लियर? इस स्लाइड के अंदर, इस स्लाइड को HC ग्राम ने जहां पे भी हम रखने जा रहे हैं वहां का कुछ टेम्परेचर, वहां पे कुछ हीट, उसको हम फिक्स करते हैं। यानी नॉर्मल टेम्परेचर या नॉर्मल प्रेशर पर हम कोई ना कोई अगर वैल्यू लेना चाहते हैं तो उसको मैं क्या लिखता हूं, ये इनका जो टेम्परेचर है, इनका जो हीट है, उसको मैंने क्या किया बताइए? फिक्स किया। अगर वेरिएबल करेंगे तो वो रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा जो मैं चाहता हूं। क्लियर? फिर इस स्लाइड को हमने क्या किया, टेम्परेचर को फिक्स किया। क्लियर? और यहाँ पर एक क्या किया कि हम आपको केमिकल्स देंगे और उस केमिकल को यहाँ पे गिराना है, ठीक है, और उसका नाम है हमारे पास, उस केमिकल का नाम है हमारे पास, क्लियर, उस केमिकल का नाम है हमारे पास वायलेट क्रिस्टल। क्लियर? ये एक केमिकल्स है, हमने इसके ऊपर डाला, और डालने के बाद हमें ये पता चला कि ये थोड़े से कलरफुल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बताइए? कलरफुल हो जाएंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, स्लाइड लिया, और यहाँ पे स्लाइड लेने के बाद ये बैक्टीरिया लिया,
बैक्टीरिया को हमने देखा कि यहाँ पे कुछ ये कलरफुल हो गए, क्या हो गए बताइए, कलरफुल हो गए, कुछ ये कलरफुल, कुछ ये कलरफुल, कुछ ये कलरफुल, ये कुछ ये कलरफुल। क्लियर? ये कलरफुल कब होंगे? जब इनको मैंने पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन में डाला। क्या किया? पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन में अगर हमने डाला तो क्या ये धीरे धीरे धुलने लगेंगे? बोलिए, वॉश होने लगेंगे? वॉश अभी नहीं करना है, ये सारा का सारा रिएक्शन किसके अंदर हम करा रहे हैं? पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन के अंदर करा रहे हैं। क्लियर? फिर HC ग्राम ने इस स्लाइड को उठाया, उठा करके इन्होंने क्या किया, हमारे पास इनको क्या कहते हैं, धोने के लिए रख दिया। ठीक है, और इन्होंने किससे वॉश किया, हमें यह बात याद रखना है, इन्होंने वॉश्ड किया बाई, अगर लड़कियां हैं तो एसीटोन से करिए। क्लियर? और हमारे भाई साहब हैं तो उनके लिए तो है ना इनकी परम मित्र एल्कोहल। ठीक है, तो यानी हमने किससे वॉश किया, किससे वॉश कर रहे हैं, या तो मैं किससे, एसीटोन से, या फिर एल्कोहल से मैंने उसे क्या किया, वॉश आउट किया। अगर ये वॉश आउट करने के बाद कुछ रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं, हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं कि इस डिश के अंदर, इस बैक्टीरिया के अंदर कुछ हमारे पास यहाँ पर बैक्टीरिया कलर प्रोड्यूस, यानी कोई बैक्टीरिया नहीं धुला और कुछ बैक्टीरिया कलर छोड़ दिए। क्लियर? अगर जिसने कलर प्रोड्यूस, अगर जिसका डिस्कलरेशन नहीं हुआ, जिसका डिस्कलरेशन नहीं हुआ, ऐसे बैक्टीरिया हमारे पास ग्राम पॉजिटिव कहलाते हैं, और जिसका डिस्कलरेशन हो जाता है ऐसे बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव कहलाते हैं। समझे मेरी बात को? यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव क्या है। क्लियर? एक बार और ना, हाँ सुनते थे। ये कहानी है हमारे पास HC ग्राम की। HC ग्राम ने क्या किया था कि बैक्टीरिया की स्टेनिंग करना सीखा, और जब बैक्टीरिया की स्टेनिंग करना सीख रहे थे तो सीखने के बाद उन्होंने अपने ही नाम पर इस स्टेनिंग को रख दिया ग्राम स्टेनिंग, अपने ही नाम पर। ठीक है, कितने सेल्फिश इंसान है ना, अपना ही नाम देखे ग्राम स्टेनिंग बोल दिया। उन्होंने क्या किया कि एक डिश लिया, ठीक है, पेट्री डिश भी हो सकती है या किसी भी तरीके की डिश ले सकते हैं। क्लियर? अब वो स्लाइड भी लिया, स्लाइड में उन्होंने कुछ बैक्टीरिया डाला और वो बैक्टीरिया की स्टेनिंग करना चाह रहे थे। पहले उन्होंने स्टेनिंग किससे की कि यहाँ पर एक क्रिस्टल वायलेट कलर का क्या किया, केमिकल्स डाला, और इनके अंदर कुछ कलर प्रोड्यूस हुए। ये जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो क्रोमेटोजेनिक होते हैं, अगर उनके अंदर क्या करते हैं, केमिकल्स डालते हैं तो वो कलर प्रोड्यूस करते हैं ताकि हमें बैक्टीरिया की स्टडी करने में आसानी रहे। क्लियर? तो यहाँ पे इनका क्रिस्टल वायलेट से क्या हुआ, हमारे पास स्टेनिंग हुआ। स्टेनिंग करने के बाद इनको हमने किसके पास लेके गए, पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन में लेकर के गए, और पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन में लेने के जाने के बाद इनको मैं कहाँ पे वॉश किया बताइए, एसीटोन से, या फिर किससे वो किया, एल्कोहल से किया। उसके बाद हमने ये देखा कि जब हम एसीटोन या एल्कोहल से वॉश आउट कर रहे थे तो कुछ बैक्टीरिया ने कलर छोड़ दिए और कुछ बैक्टीरिया ने कलर नहीं छोड़े। जिस बैक्टीरिया ने कलर छोड़ दिया ऐसे बैक्टीरिया को मैंने क्या बोला, ग्राम निगेटिव, और जिसने कलर नहीं छोड़ा उसको मैंने क्या बोला, जल्दी करिए, तो वायलेट क्रिस्टल की जगह पे क्रिस्टल वायलेट कर लीजिएगा ना, सेम है, अपने हिसाब से कर लीजिएगा। क्लियर? ये मैं अपने मन से बता रहा हूँ, टेम्परेचर और हीट फिक्स कर रहे हैं। क्लियर? लिखा नहीं गया है क्या कहीं, क्यों? क्योंकि ये किताब को पता है कि ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए, बट मुझे पता है आपको कुछ नहीं पता है। क्लियर? एनसीईआरटी ने एक टर्म यूज कर दिया है, ये चीजें मुझे ऐसे नजर नहीं आएगी। एनसीईआरटी ने एक शब्द क्या जोड़ा है, ये चीजें मुझे कब दिखेंगी, जब हम काउंटर स्टेनिंग करेंगे। काउंटर का मतलब एक स्टेनिंग यहाँ पे किया, दूसरा स्टेनिंग यहाँ पे किया, फिर इसके बाद एक स्टेनिंग और कर रहे हैं, ऐसे स्टेनिंग को हम क्या बोलते हैं। एक बार ये पूछा नहीं गया है, हो सकता है इस बार पूछा जाए। ठीक है, ये जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होती हैं हमारे पास स्टेनिंग करने के बाद कौन सी स्टेनिंग के बाद नजर आती हैं, तो कैसे स्टेनिंग के बाद नजर आ रहे हैं, काउंटर स्टेनिंग। क्लियर?
ये काउंटर स्टेनिंग किस केमिकल के द्वारा, पहला स्टेनिंग किसके द्वारा बताइए, क्रिस्टल वायलेट, दूसरा स्टेनिंग, ठीक है, ये तो वॉश्ड आउट किए थे, ठीक है। काउंटर स्टेनिंग तो ये है, और इसका नाम हमारे पास है सेफ्रीन, ठीक है। सेफ्रीन है या सेफ्रानिन, सेफ्रीन ही है, लिख लीजिएगा। सेफ्रानिन है, ठीक है।